आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल से करूँगा। ये आदत व्यक्ति की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी। स्वागत है सभी मीन राशि के जातकों। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सूर्य के परिवर्तन को लेकर के हमने एक सीरीज़ प्रारंभ कर आज इस कड़ी में मीन राशि के जातकों के लिए ये वीडियो होने वाली। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सूर्य के परिवर्तन पर बात करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी। देखो 16 अगस्त इस तारीख का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी सूर्य अपनी राशि में अपने घर में प्रवेश करते हैं तो कोई ना कोई गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आते। लेकिन विडंबना ये हो गई इस बार कि सूर्य की राशि पर केतु देव पहले से 18 मई से ही यहाँ सूर्य का इंतजार कर रहे हैं और केतु और सूर्य का जो संयोग है, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर श्रेष्ठतम नहीं माना जाता। सूर्य और केतु के संयोग से बनता है पितृदोष, ग्रहण दोष और सूर्य ग्रहण योग का मतलब आप सभी को पता है कि इसको लेकर के काफ़ी कुछ नेगेटिविटी समाज के अंदर फैली हुई है। अब प्रश्न यहाँ 2 तरह से डिवाइड हो जाता है कि भाई मीन राशि के जातकों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा? इसको मीन राशि के जातकों को अच्छा मानना चाहिए या मीन राशि के जातकों को इस गोचर से सतर्क होने की आवश्यकता है? तो चलिए आज इस पर एक प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसा कुछ महसूस कर सकते हैं सभी मीन राशि के जातक इस गोचर को लेकर। तो प्रिय जातकों, इस वीडियो को समझने के लिए इसमें 3 प्रकार से इस गोचर को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले कि जब सूर्य भगवान अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, जो वास्तविकता में कोई भी ग्रह जब अपने घर में, अपने परिवेश में, अपनी राशि में गोचर करता है, तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो कम से कम ऐसा कुछ तो अच्छा हो, जहाँ से हम ये कह सकें कि भाई सूर्य का ये गोचर हमें यहाँ इन चीज़ों के लिए, इन क्षेत्रों के लिए लाभ दिला सकता है। तो जहाँ पर सूर्य की कृपा हमें मिल सकती है, वे कौन से क्षेत्र हैं? या सूर्य किस तरह से हमें लाभान्वित कर सकता है? कहाँ पर हम सूर्य को पॉजिटिव समझेंगे? सबसे पहली बात तो ये समझेंगे। दूसरे पॉइंट पर ही हम समझने का प्रयास करेंगे, सूर्य और केतु दोनों ही अपोजिट प्लैनेट हैं, दोनों ही अपोजिट ग्रह हैं, आपस में विरोधाभास है इनका। राहु केतु मिलकर के सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अब जब सूर्य को फिर से यहाँ राहु केतु के अक्ष पर आने से ग्रहण लगेगा, तो किस तरह के मिश्रित परिणाम मिलेंगे हमें, अच्छे या बुरे, इसको समझेंगे। और तीसरे क्षेत्र पर हम एक जानेंगे एक हिडन पॉइंट, जो इस वीडियो के अंदर हाइड है, हिडन है, और उस सबसे वीडियो के सबसे लास्ट में उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नहीं सुनेंगे तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी जो अभी आप सोच रहे हो करने की, उसको करने के लिए इस चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक। चलिए रात को बिना समय गवाए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले बात आती है मीन राशि के लिए सूर्य के इस गोचर की महत्ता। क्यों महत्व है मीन राशि के लिए ये गोचर? मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सूर्य भगवान आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को मित्र की संज्ञा है, जबकि सूर्य भगवान को राजा की संज्ञा है। अब राजा और मंत्री, देवगुरु बृहस्पति मंत्री हैं और जो राजा हैं, तो इनमें जितनी मित्रता होगी आपस में, उतना ही श्रेष्ठतम राज्य फलेगा फूलेगा। तो ऐसे ही मीन राशि के लिए सूर्य भगवान की बहुत महत्ता है। अब सूर्य अपने कारक भाव अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी षष्ठम भाव के अंदर ही गोचर करेंगे। अब एक तरह से देखें तो ये आपके छठे घर को बलवान करने जा रहे हैं, छठे घर से संबंधित चीजों का फलाफल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ महसूस कर सकते हैं आप, इस चीज को नोटिस करें। आप कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हैं जीवन की समस्त चुनौतियां, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, चाहे आपकी कर्ज की समस्या हो, एक अद्भुत ताकत आप अपने अंदर महसूस करेंगे। और ये ताकत जब बनती है ना, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जब हम कह रहे हैं कि ताकत बनेगी, तो ताकत के पीछे कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई मौका, कुछ ना कुछ विशेष घटना हो सकती है। लेकिन हाँ, ये चीज आप रियलाइज करोगे कि तमाम तरह की दिक्कतें आपके जीवन में जो चल रही हैं, अब आप उनसे बाहर निकलने के लिए सामर्थ्यवान होने जा रहे हो। यानी आपके जीवन में कोई ऐसी क्षमता, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी गतिविधि प्रारंभ होने जा रही है, जो अकेली गतिविधि उन सभी परेशानियों को सिमटने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए काफी कारगर साबित, क्योंकि आपका बाहुबल जो है वो मजबूत होने जा रहा है, कंपटीशन लेवल आपका मजबूत होने जा रहा है, कंपटीटर थर थर के कांपने जा रहे हैं और आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपका कर्ज, आपकी कोर्ट कचहरी की समस्या, इन चीजों के लिए आप एक निर्णायक स्थिति, एक मजबूत स्थिति के अंदर जा रहे हो, ऐसा सूर्य भगवान आपको महसूस करवा सकते हैं। आप लड़ने से या अपनी बात को रखने से घबराओगे नहीं, आप विरोधियों से डट करके सामना करने की स्थिति के अंदर आओगे। जैसे कई बार हो जाता है, हमें लोग कुछ भी कह देते हैं और हम भोलेपन में सुन लेते हैं, उसके प्रति कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते और केवल सुन करके हम, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमें कमजोर समझ लेता है। उस स्थिति में वो हमें फिर और दबाता है और प्रेशराइज करता है। और ये स्थिति आपकी जॉब पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। जॉब पर जो भी सीनियर होगा, अधिकारी होगा, जो भी आपके, वो आपके ऊपर पूरी तरह से
आपको अपने अंडर लेकर के काम करवाना चाहेगा, आपको पूरा झुका करके रखने का प्रयास करेगा। लेकिन सूर्य के यहाँ पर आने से आप दबोगे नहीं, झुकोगे नहीं, आपके अंदर एक, इसको कहते हैं आत्मसम्मान, मान-सम्मान वाली गरिमा, कि भई अपना मान-सम्मान है ना, कहा भी गया, बड़े इस बात को कहते हैं, अपने मान-सम्मान के लिए लड़ाई करनी चाहिए, अपने मान-सम्मान को खोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आपके मान-सम्मान पर इफ़ेक्ट होता है, तो आपको तुरंत उसका रिवर्ट उस व्यक्ति को देना चाहिए। और आप एक आत्मसम्मान होता है, व्यक्ति को खुद महसूस हो जाता है कि यहाँ हमारी गरिमा को ठेस पहुँचाया जा रहा है। तो ये सूर्य भगवान उस गरिमा की प्रगाढ़ता, उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आप अब ये कहीं न कहीं जान जाए पर वचन ना जाए, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर आप इस समय अपने आप को महसूस करोगे। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर आपेक्ष लगाने का प्रयास करे, आपके ऊपर अनर्गल बात करने का प्रयास करे, आपको कुछ भी कहने का प्रयास करे, उसको खरी-खोटी सुनाने की सामर्थ्य है, उसको रिवर्ट करने का, उसका दिया हुआ उसको वापसी करने का सामर्थ्य आपके अंदर आने जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए सूर्य भगवान का आपको आशीर्वाद माँगना चाहिए, उनकी जय-जयकार लगानी चाहिए, कमेंट में लिखना चाहिए, जय सूर्य नारायण भगवान। यहीं पर सूर्य है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन भाव को मजबूत करेगा, तो जो छात्र हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य भगवान की अत्यंत कृपा, अद्भुत कृपा है, और इस कृपा को हमें अपनाना चाहिए, इसको मानना चाहिए। सूर्य प्रकाश के, ऊर्जा के, आत्मसम्मान के मेन कारक। आपको अपने आप ही अपनी कुछ गतिविधियों में सुधार करने की समय आवश्यकता है, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए रोड़ा बनी हो। देखो, हमारे अंदर कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, हमारे व्यक्तित्व के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी होती है। लेकिन दिक्कत जब आ जाती है कि जब हमारी चरित्र की या कैरेक्टर की या कोई भी हमारे व्यक्तित्व की एक ऐसी कमी जो हमारे करियर के बीच में बाधा बन जाए, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर बन जाती। तो कई बार प्रयास करने के बाद भी जब हमें सफलता नहीं मिलती, तो हमें कहीं ना कहीं एक सोचना पड़ता है कि हमारे अंदर कहीं ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ कमी। आपकी सर्विस, आपकी जॉब, आपकी नौकरी और आपका करियर, इन सारी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए आपको इस समय अपनी कमी में सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका आप अनुभव करोगे कि हमें ये कमी अपने अंदर से दूर करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि सूर्य भगवान कितने इस गोचर से प्रभावशाली होंगे और कितना आपको प्रभाव। लेकिन अब बात होती है दूसरे से। यहाँ सूर्य के हमने सभी सकारात्मक प्रभावों के बारे में जाना, लेकिन सच्चाई यह है प्रिय जातकों कि सूर्य का ये अधिकतम प्रभाव उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों की कुंडली में षष्ठेश मजबूत है, अथवा सूर्य कुंडली के अंदर बलशाली हैं, उच्च राशि में हैं, मित्र राशि में हैं और बृहस्पति के साथ युक्त हैं अथवा धृष्ट। मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव लोग उनको मिलेगा, अत्यधिक अब समभाव वालों को अब हम यहाँ अब चर्चा। अब इनमें से अब बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिन लोगों की कुंडली में सूर्य इतना उत्तम नहीं है, सूर्य इतना अच्छा नहीं है, और केतु की प्रधानता भी कहीं न कहीं कुंडली के अंदर है या केतु का दोष उपस्थित। तो आपको अब मिश्रित परिणाम देखने के लिए, किस प्रकार से मिश्रित, इसको समझना पड़ेगा। सूर्य अगर प्रकाश का कारक है, यानी सूर्य को अगर प्रकाश माने, तो केतु है अंधकार या परछाई। सूर्य अगर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस है या घमंड है आपका, तो केतु वहीं पर उस घमंड को चकनाचूर करने वाला कारक। सूर्य अगर राजसिक, पार्टी, शोहरत, मान सम्मान, कीर्ति, वैभव है, तो वहीं पर केतु एक एकांतवादी, एक साधु जैसे जीवन का प्रतीक माना जाता है, जिसको चकाचौंध, मान सम्मान, शोहरत, इन सब चीजों से कोई लेना नहीं, अध्यात्म का कारक माना जाता है। अब दोनों ही ग्रहों की प्रकृति में विरोधाभास, तो जब दोनों विरोधी एक घर में या एक राशि में होंगे, तो दो ही प्रकार के फलाफल आपको, या मिश्रित प्रकार के फलाफल आप देखने के लिए महसूस। अब कैसा महसूस करने वाली मीन राशि, इसको समझ। सूर्य जिस स्थान पर अभी हैं, वहां पर आप किसी भी सिचुएशन से घबराओगे नहीं, ये बात वास्तविक। किसी भी सिचुएशन में अब आपके साथ कितनी भी विडंबना, कुछ भी आपके साथ चल रहा हो, उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोजने का प्रयास करोगे। आप महसूस करोगे कि मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा है जिससे मैं तमाम तरह की समस्याओं से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन वहीं पर केतु की मौजूद आपको फिर उसी तरफ ये धकेलने का प्रयास करेगी। ये आप महसूस करोगे कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, लेकिन परेशानियां तो फिर भी रहेंगी। यानी एक तरफ आप परेशानियों से बाहर निकलने की क्रिया करोगे और वहीं दूसरी तरफ अपने उन्हीं एक्शंस पर संदेह करना प्रारंभ कर दोगे। इस समय आप महसूस करोगे अपनी सर्विस पर कि आपके काम का प्रेशर, आप ठीक है अपने बॉस की ज़्यादा सुन नहीं रहे, बॉस से अब आपकी तू-तू में आर्गुमेंट थोड़ी बस जो है वो बढ़ रही है, लेकिन आप महसूस करोगे कि काम का प्रेशर लगातार आपके ऊपर बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। अंदर से आप जिस काम को करोगे उसके प्रति एक बार को आपके मन में आएगा कि क्यों इतना
बोझ तुम उठा रहे हो, इससे बढ़िया है कि सब छोड़-छाड़ करके अपना कुछ काम शुरू करो। ऐसी संभावना सर्विस को लेकर, जॉब को लेकर के आपकी पनपेगी और काफ़ी अंतःकरण से आप इस तरफ तैयार होने का प्रयास करोगे कि एक बार को तो मैं जॉब छोड़ करके अपना कोई बिज़नेस, अपना कोई काम, अपना कोई रोज़गार शुरू कर लूँ। मुझे अब ये इस प्रकार की जो ज़िंदगी है वो नहीं जीनी, दूसरों के दबाव में, दूसरों की दबेल में। दूसरा पॉइंट जो यहाँ सूर्य का आप महसूस करोगे वो एंग्ज़ायटी और हेल्थ इश्यू के बीच का फेस करोगे। कैसे? आप महसूस करोगे कि ज़्यादा बड़े लेवल की तो नहीं, लेकिन पूर्व में आपकी शारीरिक कुछ अक्षमताएँ, जो शारीरिक दुर्बलताएँ या शारीरिक रूप से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दोबारा से उभर-उभर के सामने आ रही। उदाहरण के तौर पर जैसे एसिडिटी का बनना, रात में सोने से संबंधित इश्यू होना और न जाने एक अनजाना डर और एक अनजाना भय, यानी जो चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं, उनके बारे में दिमाग में नेगेटिव थॉट आना कि भई ऐसा हो सकता है। पिता को लेकर के सोचना, फादर में आपके बड़े जो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या जिनका आपके ऊपर सपोर्ट है, उन लोगों का डर सताना, अगर ये हमारे सिर से इनका साया उठ गया या ये लोग हमसे दूर हो गए तो हमारा क्या होगा? मतलब इस प्रकार के अनजाने डर का एक एहसास होना, जहाँ पर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हो और अगर ये चला जाता है या ऐसा हो जाता है तो मेरे साथ ये चीज़ चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे तमाम तरह की चीज़ें आप कहीं न कहीं एक अनुभव करने वाले हो। दिखने में बाहर से आप पूरी तरह से हेल्दी हो, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से आप अपनी एनर्जी लॉस को फ़ील करोगे। आप ये फ़ील करोगे कि आपकी जो शारीरिक क्षमताएँ हैं, वो पहले की अपेक्षा कुछ कम होती जा रही है और अब आप पहले उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे थे। ठीक है, पहले आप कर रहे थे, कहीं आप आपको पेन हो रहा था, कहीं पे घुटनों में कट-कट की आवाज़ आ रही थी, कहीं आपको कुछ और देखने में थोड़ी धुंधलापन महसूस हो रहा था, लेकिन आपने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कहीं न कहीं अब आप उनको महसूस कर रहे हो कि ये जो अब शारीरिक दुर्बलताएँ हैं, ये अब आपके कार्य या आपकी स्ट्रेंथ पर एक फ़र्क डाल रही हैं और आप उन पर थोड़ा-सा ध्यान देने का प्रयास करोगे, ऐसा अनुभव। यानी कि शारीरिक रोगों के प्रति आपका ध्यान केंद्रित होना, ध्यान एकत्रित होना, इसको आप जो है केतु और ये सूर्य का दोनों का मिश्रित परिणाम आपको इस प्रकार से महसूस करने के लिए मिलेगा। अगला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है वो आपकी जॉब को लेकर के और इसको बहुत सावधानी से सुनना पड़ेगा। देखो, जॉब में जब तक हम सामने वाले की दबेले में रहते हैं, वो दबाता रहता है, काम करता है, हम काम करते रहते हैं। सब ठीक-ठाक है, सारा प्रेशर हमें झेलना है, सुनी-सुनाई बातें हमें झेलनी है, आर्गुमेंट सारे हमें झेलने हैं और काम भी करना है। दिक्कत तब आती है जब आप उस आर्गुमेंट के प्रति अपना रिवर्ट देना शुरू कर देते। ईगो क्लैश यहीं पर टच मत कर देना, इस बात को ही मत बोल देना। यानी ऐसे शब्द जो आपके अंतःकरण की अंतः आत्मा को झकझोर देते हैं और आपको लगता है कि सामने वाले ने जो बात करी है उससे आपके आत्मसम्मान को ठेस। तो सूर्य बोलेगा भैया, जॉब चाहे चाहे समझ जाओ आप, जॉब चाहे जाए कहीं पर भी, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं खोना है। कुल मिलाकर के इसका जो प्रभाव है वो बॉस और आपके बीच में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के दिखाई दे सकता है। ये आप महसूस करोगे कि बॉस अब आपको टारगेट कर के ना कुछ परेशान करने का काम कर रहा है। और जो शुरू से एक चीज़ समझी है अब तक, काम अधिक क्रेडिट कम, काम अधिक क्रेडिट कम। लेकिन इसके बीच में जो बहुत सावधान रखने वाली बात है, बार-बार बोलूँगा, क्योंकि आर्गुमेंट, बहस, लड़ाई, जॉब को लेकर के फसाद होने का योग यहाँ पर दिख रहा है। तो थोड़ी सावधानी, थोड़ी नरमी आपको सर्विस के स्थान पर कलीग्स के साथ, बॉस के साथ ज़रूर बरतनी पड़ेगी इस गोचर में। अब यहीं पर एक नया दाँव-पेच भी सामने आ रहा है। किन लोगों के साथ? जिन लोगों का कर्ज की समस्या अथवा कोर्ट कचहरी मुकदमे की समस्या है। एक तरफ तो सूर्य को आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय दिलानी है, लेकिन वहीं पर केतु भी तो अपना प्रभाव देगा। यानी जितनी ज़्यादा चीज़ें सिंपल लग रही हैं, इतनी सिंपल होंगी नहीं। जैसे अगर कोई आपका कोई बिल या कोई भी केस या कोई कर्ज वो चुकता होने जा रहा है, तो अब ऐसे में कोई नया बिल या कोई नया एक फ़साद, वो उसके सामने आने का डर आपको महसूस होगा। मतलब ये बात आपने मन में सोचोगे कि एक तरफ जहाँ मैं इन सब चीज़ों से सूर्य भगवान की कृपा से बाहर निकलने में और सामर्थ्यवान हो रहा हूँ, वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दूसरा केस या दूसरी घटना मेरे पीछे पड़ सकती। और अगर कोई लीगल पेपर वर्क है, तो उस लीगल पेपर वर्क में आप कहीं न कहीं एक देरी का अनुभव कर सकते हो। ये आप ज़रूर महसूस करोगे कि जो मेरा डॉक्यूमेंटल ये वर्क था, ये 1 दिन का या 1 घंटे का, कुछ ही घंटों का था। मुझे जाना था और काम करा लेना था और ऐसे किसी काम के बारे में आप पिछले कई महीनों से सोच रहे थे। लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही ये रही कि उसमें किसी कारणवश आपने डिले कर दिया, देरी हो गई और अब जाकर के वो एक ऐसे पड़ाव पर है कि अगर अभी उस काम को पूरा नहीं किया, जो हमें लग रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी चिंता आपको कहीं न कहीं प्रदान करा सकता है। कुल मिलाकर के पेपर वर्क में डिले हो सकता है, लेकिन वो डिले
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ऐसा योग दिखाई दे रहा है कि किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटल वर्क में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कोई भी वर्क आपका इनकम टैक्स से संबंधित है, कर से संबंधित है, सरकार के प्रति आपका कोई काम है जो आपको कर लेना चाहिए, जिसके कारण से आपकी जॉब पर या आपके पैसे की स्थिति पर, बैंक पर किसी तरह का दबाव आपको बन सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क होना। अब 5वां पॉइंट, सूर्य भगवान छठे घर पर बैठ कर के 7वीं दृष्टि से 12वें घर को प्रभावित करेंगे, यानी इस समय खर्च, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, ये चीज़ें थोड़ी-सी प्रभावी होंगी। कैसे? देखो, फैमिली के किसी मेंबर विशेष का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कई मतलब ये महसूस हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है परिवार के किसी सदस्य के साथ या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के जो आपसे जुड़ाव रखता है। आपका कुछ धन खर्च भी उसमें हो सकता है या आपके समय का भी खर्च हो सकता है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, जो समय है वो भी पैसा ही है। इसलिए अगर पैसे की बात है तो उसको समय के हिसाब से भी आपको देख कर के चलना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इस समय देखा जा रहा है कि विदेश को लेकर के अगर आप इंडिया में हैं अभी और बाहर विदेश को लेकर के अपनी प्लानिंग बना रहे हैं और लगभग आपको जो है लगभग आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो 16 अगस्त के बाद में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। एक ऐसा कन्फ्यूज़न जिसमें आप थोड़े से ये फँस जाओगे, ये सोचने लग जाओगे कि विदेश जाऊँ या ना जाऊँ? बाहर जाने से बढ़िया यहीं कुछ कर लूँ। यानी या तो कोई व्यक्ति आकर के आपके दिमाग में डाउट डाल दे और उस डाउट से आपका जो डिसीज़न बिल्कुल बिल्कुल बना हुआ है, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, इसकी संभावना भी 16 अगस्त में यहाँ पर देखी जा रही है। या इसमें कोई अप्रत्याशित अथवा गुप्त खर्चा है, जिसको सुन कर के या सोच करके आप एक बार कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे। यानी जिस काम को आपने शुरू किया है, वो काम आपने सोचा है कि मैं इस तरह से इस स्टेप बाय स्टेप करूँगा। लेकिन अभी उसके अंदर जो हिडन चैलेंज है, जो कि आपको नहीं पता, हो सकता है कि उसको सुनकर या उसको समझ कर के आपको उस काम के प्रति थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, उसकी प्रबल संभावना 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य बनती हुई नज़र आ रही है। इस सारी घटना को अगर एक कहानी के माध्यम से समझें, तो जैसे एक लड़की जो जॉब करती है, अपना पूरा टाइम देती है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं रखती, रात को थक हार करके घर आती है, सारा काम करती है, लेकिन जब रात में घर में आकर के बिस्तर पर लेटती है तो दिमाग में ये चीज़ सोचती है कि मैं खुद के लिए कब जीऊँगी? यानी खुद के लिए जीवन कब? ये जो जीवन है ना, ये आप महसूस करोगे कि जैसे आपने दूसरों के लिए ही समर्पित कर दिया है। ना तो आपकी सुबह आपके अंदर, ना रात आपके अंदर, ना ही आपकी रात्रि काल ही आपके अंदर। मतलब सब कुछ टेंशन और तनाव में व्यतीत हो रहा है। तो मीन राशि वालों, जितनी भी बातें आपको बताई, अगर इनमें से कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, तो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं अपने हिडन पॉइंट पर। हिडन पॉइंट ये है कि जब सूर्य भगवान का यहाँ परिवर्तन होगा तो ये साधारण नहीं है, क्योंकि सूर्य इस समय राहु केतु के मध्य पाप प्रभावित होंगे, पीड़ित। दूसरी बात, सूर्य अपनी पूर्ण क्षमता, पूर्ण ताकत से फल प्रदान कर पाने में सक्षम होंगे और सूर्य और शनि के मध्य आपस में षडाष्टक योग यहाँ पर बन जाए। जब ये सब चीजें बनती हैं तो इसका मोस्टली कई जातकों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किन लोगों पर समझिएगा? जो लोग मुख्यतः जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि की दशा, शनि की साढ़े साती, शनि की पीड़ा चल रही है, जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अथवा कुंडली में सूर्य बड़े कमजोर हैं, शनि बड़ा बलवान और सूर्य योग कारक है, शनि अनिष्ट कारक, तो ऐसी कंडीशन होने में ये जो योग बन रहा है 1 महीने का, इसमें अत्यंत सावधानी रखनी। सावधानी किस प्रकार की? लीगल मैटर को लेकर के, लड़ाई झगड़े को लेकर, किसी भी प्रकार की कानूनी या कागजात में या डॉक्यूमेंटल वर्क में डिले और देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी। हेल्थ इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी रखनी और अपने हिडन एनिमीज को लेकर के, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जो ज्ञात शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, आपसे कहीं न कहीं द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी गोपनीयता या अपनी मुख्य जानकारी, अपनी प्लानिंग बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान और फ़ोकस रख कर के चलना। अब आते हैं कि इस गोचर का सार क्या है? क्या हमें इससे समझना चाहिए? देखो, सूर्य, राहु, केतु के अक्ष पर जब भी आता है, तो इससे पितृदोष और ग्रहण का निर्माण होता है। यानी कि अगर आप जैसे मीन राशि के जातक को, कई लोगों को ये बात ज़रूर किसी ना किसी ने बताई होगी कुंडली देख कर के, विशेषज्ञ ने, कि भई आपकी कुंडली में तो पितृदोष, और ये पितृदोष का नाम सुन कर के कहीं न कहीं इस पितृदोष के भार को उठा कर के चल रहे होंगे आप। और रियलिटी है कि जब पितृदोष बनता है, तो कुंडली में जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्ष बढ़ जाते हैं, पिता से दूरियाँ हो जाती हैं, आपके बॉस के साथ, सीनियर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, प्रमोशन नहीं हो पाता, व्यक्ति एक जगह जॉब में सरकारी में घुस तो जाता है या किसी जॉब को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन कभी भी उसमें प्रमोशन या फिर मनचाही तरक्की नहीं कर पाता। यहाँ तक कि संतान नहीं हो पाती, तो कई बार संतान से नहीं बन पाती और हेल्थ इश्यूज व्यक्ति को बार-बार होते रहते हैं। बार-बार चोट लगती है, बार-बार सर्जरी होती है, कहीं न कहीं कोई ऐसी बीमारी या ऐसा हेल्थ इश्यू हो जाता है जो शरीर की ऊर्जा को बिल्कुल ध्वस्त कर दे।
चेहरा कांतिहीन हो जाता है और चेहरे पर हर समय 12 बजे रहते हैं, टेंशन का माहौल रहता है और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ, कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति के व्यक्ति गिर जाता है। जब भयंकर पितृदोष होता है तो ये सारे के सारे अनुभव एक साथ भी हो सकते हैं, कम हो तो एक-एक अनुभव भी हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन इसकी निवृत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है समय। किस समय, कौन-सा ऐसा टाइमिंग है जिस समय पितृदोष के उपाय करने से हमें तत्काल रामबाण जो है फल की प्राप्त। तो प्रिय जातकों, किसी भी ग्रह दोष का जो उपाय है, अगर वो जब वो ग्रह योग ब्रह्मांड के अंदर बन रहा हो और उसी समय पर हम करें, तो उससे श्रेष्ठ कोई भी काल नहीं हो सकता। अब आपकी कुंडली देख कर के अगर आपको पितृदोष बताया गया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य तक आपको अगर पितृदोष बताया गया है, तो इसी टाइमिंग पर, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर भी ये पितृदोष बनेगा दोबारा से, तो आपको इसी समय पितृदोष के उपाय और निवृत्ति कर लेनी चाहिए। इसको आपको एक अपॉर्च्युनिटी या एक उत्तम अवसर मान करके इसके ऊपर आपको कार्य करना चाहिए, ना कि इसको बिल्कुल ऐसे ही चले जाना देना चाहिए। तो प्रिय जातकों, क्या उपाय करना है? उपाय को बिल्कुल नोट कर लें। जो मीन राशि के जातक हैं और जिनको कहीं न कहीं पितृदोष बताया गया है, ऐसे जातक 16 अगस्त या उसके आस-पास जो अमावस्या पड़े, उसमें जल में काले तिल और दूध मिला करके पीपल के वृक्ष को ज़रूर सींचें प्रातः काल के समय। मध्याह्न में या दोपहर में घी के दीपक को प्रज्वलित करें पीपल वृक्ष के पास में। और कृष्ण पक्ष में जो रविवार पड़ते हैं, उसमें या अमावस्या को ब्राह्मण देव के घर में एक भोजन का पूरा परोसा, इसमें पूरी इत्यादि सब्जी, मिष्ठान वगैरह सब हो, यानी अन्न का उसमें दक्षिणा सहित रख करके वस्त्र के साथ में उनको ब्राह्मण देव को निवेदित करें, उनको भेंट करें, चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें और उनसे पितृदेवता की प्रसन्नता की याचना करें। इस प्रकार से आपकी पितृदोष की जो है वो सूक्ष्म उपाय आप कर पाएंगे। एक और प्रयोग बता रहा हूँ, त्रिवेणी यानी बड़, पीपल और नीम, ये 3 वृक्ष जहाँ एक स्थान पर हो, उस स्थान को सींचने से या वहां पर दीपक प्रज्वलित करने से भी पितृदोष की निवृत्ति होती है। अब बात आती है, जो लोग चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन हो, तो उन लोगों के लिए शास्त्रोक्त पितृदोष निवृत्ति का एक अनुष्ठान, एक पूजा बताई गई है, जिसको यदि विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित तौर पर पितृदोष की निवृत्ति होती है। लेकिन उसके लिए योग्य व्यक्ति का होना आवश्यक है और एक पर्टिकुलर समय पर, एक मुहूर्त पर, जैसे कि अब ये 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य बन रहा है, उस समय ही वो पूजा, वो अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए। और ये भी पूरा परिपक्व हो कि वो आपके गोत्र से, स्पेशली आपके निमित्त ही, आपके नाम से, आपकी कुंडली की ग्रह की स्थिति के अनुसार ही वो पूजा परफॉर्म की जानी चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की पूजा की और जानकारी और डिटेल चाहिए, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पितृदोष की पूजा क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पितृदोष पूजा लिख करके। तो जो भी इसकी जानकारी होगी वो आपको बताने का प्रयत्न किया जाएगा। तो प्रिय जातकों, यही थी संपूर्ण जानकारी इस सूर्य के गोचर को लेकर के। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।